स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरी प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐ मेरी प्रियतमा, ऐ मेरी जान मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यानी जब तुम शक्ति हो तो केवल हवा नहीं निकलता है, उसके साथ मेरी आत्मा निकल जाती है। बाप रे बाप, कितना खतरनाक वाला प्यार भाई जॉन के। पर देखो तू सिसका मत, जब तू सिसके लो तो खाली हवा ना निकलेला, उस सिसके के संग हमारा क्या निकल जाला, आत्मा निकल जाला। और तुम जब रोती हो तो मेरा खून सूख जाता है। इट कैन नॉट बी, ना ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जैसा कि तुम ही कहती हो कि आए हम तुमसे प्यार करते हैं, ये जी हम लोग से प्यार करिए, मैंने प्रेम करिए, मैंने पत्नी भाई मेरा रोज पति से कहते करिए, सुनिएगा हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हु रोट द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कविता किन्होंने लिखा है बाबू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? जॉन डन। तो किधर है? ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा खूब बढ़िया से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं लोग, पूरा किताब समझने वाले, पूरा लेसन समझने वाले हैं। उसके बाद से पूरा का पूरा कवि के बारे में अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज ही के आज हम लोग इसका क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बड़ी बढ़िया चैप्टर है ये, एक बार पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा याद हो जाता है, पता है ना जी। चलिए तो आइए पहले हिंदी समझते हैं कि पाठ का मतलब क्या है। देखिए लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये GOE लिखा है, ये ओल्ड इंग्लिश है। कौन सा इंग्लिश है? ओल्ड इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब गो ही है, यानी कि जाना। यानी इसका मतलब हुआ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब हुआ ऐ मेरी प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसको भोजपुरी में कहा जाए तो ये मेरी जान मैं तुमको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आसान भाषा में तो नहीं जल्दी समझ में आता है कि ना जी। चलिए तो इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है? जॉन डन है। कौन है? जॉन डन, याद रखिएगा, ठीक है। तब पहले कवि के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद से पूरा का पूरा कविता पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। यहाँ पे एक बात लिखा गया है, याद रखिएगा, इन लंदन इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। यानी कहने का मतलब हुआ इनका जन्म लंदन में हुआ था, एक समृद्ध, प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? समृद्ध, यानी कि अमीर कह सकते हैं। एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो लोग व्यापारी थे। क्या थे बाबू? व्यापारी थे। यहाँ पे रोमन कैथोलिक का मतलब हुआ इनका धर्म है। ये किस धर्म से बिलोंग करते थे? रोमन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे। कौन? जॉन डन, उनका परिवार। ओके लिखा गया है एट अ टाइम, यानी कि जब इनका जन्म हुआ उस समय, व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रेंजली एंटी कैथोलिक। ओह, जब उनका जन्म हुआ था ना, तब इंग्लैंड में जो एंटी कैथोलिक का मतलब हुआ कि जो रोमन कैथोलिक के जो लोग थे, इनका वहाँ पे लोग विरोध कर रहे थे, यानी इनको वहाँ पे लोग मान्यता नहीं दे पा रहे थे, नहीं दे रहे थे, इनका विरोध चल रहा था। किनका? रोमन कैथोलिक जितने भी लोग थे। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो हिंदू उसी तरह वहाँ पे क्या है सर, रोमन कैथोलिक जो लोग थे उनको मान्यता नहीं दी जा रही थी। आगे देखिएगा, यानी उनका विरोध चल रहा था जब जॉन डन का जन्म हुआ तब। आगे लिखा गया है डेथ, इनकी मृत्यु कब हुई बाबू? 1631 ईस्वी में। जॉन डन की मृत्यु कब होती है? 1631, याद रखिएगा। आगे लिखा गया है जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। सुनिएगा सर ध्यान से, एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्ट आता है जॉन डन वाज कॉल्ड डैश डैश द मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन कैसे कवि कहे जाते हैं? मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल कवि कहे जाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि जॉन डन जो थे ना, वो पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता है अगुआ। अगुआ समझ में आता है? अगुआ देख लो, ढेर आगे आगे कर लो, यानी कि एकदम अग्रणी कह सकते हैं, यानी कि सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने लयात्मक, लिरिकल का मतलब लयात्मक कह सकते हैं या गीतात्मक कह सकते हैं, और सैटारिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक का मतलब क्या होता है सर? तो व्यंग करना, किसी की आलोचना करना, उपहास करना, ये सभी सैटारिकल होता है, व्यंग्यात्मक होता है, ठीक है। इन सभी यानी कि लयात्मक और गीतात्मक और लयात्मक व्यंग्यात्मक कविता थे, इनमें ये अगुआ थे, और इस चीज को मेटाफिजिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल कहा जाता है। आगे देखिएगा, लिखा गया है डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ओह, ये किस रिलीजन के थे? रोमन कैथोलिक रिलीजन के थे, यानी उस धर्म से बिलोंग करते थे, और इनके धर्म के वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको बिना डिग्री दिए हुए क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। इनको मजबूर कर दिया गया, फोर्स कर दिया गया कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। इनको डिग्री नहीं दिया गया। किनको? जॉन डन को, इनके धर्म के वजह से। कौन सा धर्म था? रोमन कैथोलिक, याद रखिएगा, जिसका विरोध चल रहा था। कब से? जब उनका जन्म हुआ था तब से।
आगे देखिएगा, लिखा गया है ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। इन्होंने कानून की पढ़ाई की और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया। किन्होंने? जॉन डन। डायरेक्ट पूछता है जॉन डन स्टडी डैश 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 एंड डैश डैश डैश। जॉन डन स्टडी लॉ एंड रेड थियोलॉजी। ये रेड लिखा है, रेड मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 naval expeditions and become secretary to a powerful novel, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। सुनिएगा सर ध्यान से, ये जो है 2 बार, देखिए नेवल एक्सपेडिशन का मतलब होता है, नेवल का मतलब होता है नौसेना। जैसे हमारे यहाँ थल सेना, जल सेना और वायु सेना है ना, तो जल सेना होती है वो नौसेना कहलाती है। क्या कहलाती है? नौसेना। तो जॉन डॉन भी 2 बार नौसेना में क्या किए हैं सर? भाग लिए हैं। और एक्सपेडिशन का मतलब होता है लंबी खोज यात्रा, इसका मीनिंग हुआ, यानी कि वो लंबी खोज यात्रा पर नौसेना में भाग लेकर वो गए हैं, कई बार, 2 बार। और उसके बाद क्या होता है? बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबेल। एक पावरफुल नोबेल का मतलब है एक रईस व्यक्ति के घर ये सचिव बन गए। क्या बन गए? सचिव बन गए। अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। और जिनके घर पे आगे लिखा है, सुनिएगा, फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नीस। जिनके घर पर ये नौकरी कर रहे थे, सचिव बने थे, उन्हीं के नीस यानी उन्हीं की भतीजी से ये लुका छिपा के, चाहे कह सकते हैं भगा के ब्याह कर लिए। क्या कर लिए? ब्याह कर लिए। इसलिए उनको जेल भेज दिया गया, और जब जेल भेज दिया गया तो इनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। ठीक है सर। तो जिनसे शादी किए थे ना, उनका नाम था एना मोर। कौन था? एना मोर, याद रखिएगा। जॉन डन की मेहरारू का क्या नाम था? एना मोर। मेहरारू माने वाइफ। जॉन डन की वाइफ कौन थी? एना मोर। आगे देखिएगा, यहाँ पे हिंदी लिख दिया गया है ताकि आप पढ़कर तो समझ सकते हैं खुद से भी। आगे लिखा गया है इन 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42, 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की उम्र में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। सुनिएगा सर ध्यान से, 42 साल की उम्र में 1615 ईस्वी में जो जॉन डॉन थे वो एंग्लिकन चर्च में, देखिए ऑर्डिनेशन का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना। ये दीक्षा ग्रहण कर, ये कह सकते हैं कि चर्च में लोग पादरी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पादरी। पादरी समझ में आता है ना, जो फादर होते हैं जिनको कहा जाता है, वो बन गए थे 42 साल की उम्र में। और देखते ही देखते अपने टाइम के बहुत ही बड़े महान उपदेशक बन गए। प्रीचर्स का मतलब क्या होता है? उपदेश देने वाले। महान प्रीचर्स कह सकते हैं या फिर महान फादर बन गए। कौन? जॉन डॉन। ठीक है, आगे लिखा गया है इन लव लिरिसिज्म, यानी कि इनकी जितनी भी प्यार भरी कविताएं हैं, जॉन डॉन की जितनी भी प्यार भरी कविताएं हैं, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। सुनिएगा, पेट्रार्क जो है, पेट्रार्च वो एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। और उनकी कविता कैसे होती थी? तो उनकी कविता सब सोनेट होती थी। सोनेट, सोनेट के बारे में आपको आपके किताब में ही बताऊंगा। जब 6वां लेसन आएगा ना, रूपर्ट ब्रूक वाला द सोल्जर, वो भी एक सोनेट है। सोनेट में क्या होता है? 14 पंक्तियों की कविता होती है। शुरुआत के 8 पंक्तियां होता है और लास्ट के 6 पंक्तियां होता है। टोटल को पंक्ति हो गई 14 पंक्ति। तो शुरुआत के 8 पंक्ति को ऑक्टिव कहा जाता है, लास्ट के 6 पंक्ति को सेस्टिट कहा जाता है। वो बात की बात है। तो पेट्रार्चन जो थे वो कविता लिखते थे, लेकिन कितने पंक्तियों का लिखते थे? 14 पंक्ति। यानी कि नियम था, शुरू में 8 पंक्ति आएगा, फिर बाद में 6 पंक्ति आएगा। जॉन डॉन ने क्या किया? इस ट्रेडिशन को, इस तरीका को पूरी तरह से क्या कर दिया? तोड़ दिया, खत्म कर दिया। किनके तरीका को? पेट्रार्चन ट्रेडिशन को। इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्यूअल टोन। सुनिएगा सर ध्यान से। और हमें बौद्धिक और कॉलिक्यूअल टोन का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। आम बोलचाल की भाषा से हमें परिचित कराया। यानी कि पेट्रार्चन ट्रेडिशन को पूरी तरह से तोड़ दिया और एकदम एक बौद्धिक और एक आम बोलचाल की भाषा से हमें क्या कराया? परिचित कराया, अवगत कराया। कौन? जॉन डॉन। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है हिज लव पोएम्स, इनकी जितनी भी प्रेम भरी कविताएं होती हैं, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। सुनिएगा ध्यान से सर, यानी कि उनकी प्रेम कविताओं में किसी बात पर जोर देने के लिए, यानी किसी भी बात पर जोर देने के लिए विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों का उपयोग किया गया है।
यानी कि एकदम नया नया चीजों का उपयोग किया गया है ताकि हम समझ सकें, लोगों को वो प्रभावित कर सके। इसलिए वो विज्ञान और भूगोल की न्यूनतम खोजों का उपयोग करते हैं। कौन? जॉन डॉन। और इनमें जुनून के साथ, एकदम पैशन के साथ शाब्दिक और बौद्धिक छेड़छाड़ की भी मेल देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, लिखा गया है डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एलिगीज एंड सरमन। सुनिएगा, यानी कि जॉन डॉन जाने जाते हैं किनके लिए? तो गीत और सोनेट्स का मतलब भी सर गीत ही होता है, याद रखिएगा। सटायर्स एंड एलिगीज, एलिगीज का मतलब क्या होता है पता है? शोक गीत। और सटायर का मतलब मैंने बताया था व्यंग होता है। व्यंग और शोक गीत के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही साथ सरमन्स का मतलब होता है उपदेशों के लिए जाने जाते हैं। कौन? जॉन डॉन। आगे देखिएगा, लिखा गया है जॉन डॉन इज वेल, अच्छा ये तो अभी पढ़ा है ना जी। अगला देखिए, जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड म्यूजिकल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। यानी कि जॉन डॉन की जितनी भी कविताएं हैं उसमें सच्ची काव्यात्मक भावनाएं देखने को मिलती है, कठोर छंद विद्यमान होते हैं तथा कृत्रिम एवं मनमौजी बिंब यानी कि छवि, बिंब माने तस्वीर, उनकी समस्त काव्य रचनाओं की विशेषता है। यानी कि इनकी जितनी भी कविताएं हैं ना, उनकी जो फीलिंग होती है एकदम जेन्युइन होती है, एकदम बेहतर होती है, एकदम सच्ची वाली होती है। पढ़ेंगे तो लगेगा कि वाह एकदम सच्ची चीज, वाकई में हमारे सामने ये चीज घटित हो रहा है। ऐसा लिखते हैं कौन? जॉन डॉन। वाकई में कविता पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसा लिखते हैं, मजा आ जाएगा पाठ पढ़ने में। ठीक है सर, चलिए। तो ये था जॉन डॉन के बारे में। एक बार सभी लोग, मैं नीचे कर रहा हूँ, खूब ध्यान से एक बार देख लीजिए लोग, क्योंकि अब जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा वो केवल जॉन डॉन के बारे में है, पाठ से नहीं है। जब पाठ मैं पढ़ाऊंगा ना, जब मैं पूरा कविता पढ़ा दूंगा, उसके बाद से उस कविता से ऑब्जेक्टिव होंगे ढेर सारे और पूरे पार्ट ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक बार देख लीजिए लो, हिंदी लिख दिया गया है ताकि आपको समझ में आए, समझ भी लीजिएगा लो। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए, अब शुरू होता है ऑब्जेक्टिव। केवल ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से है? जॉन डॉन के बारे में है। अभी जो मैंने ऊपर पढ़ा है केवल वहीं से है। ठीक है, चलिए आपको बताना है। हु रोट द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कविता किन्होंने लिखा है बाबू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? जॉन डॉन। तो किधर है? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। जॉन डॉन वाज बोर्न इन द ईयर, जॉन डॉन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तेज बोलिए। बहुत बढ़िया, 1572। ऑप्शन नंबर बी, बहुत खूब। अगला बताइए, जॉन डॉन डाइड इन द ईयर डैश डैश डैश। उनका देहांत कब हुआ था? 1631। ऑप्शन नंबर बी, बी जी 1631। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ डैश 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 पोएट्री। किस चीज में वो अगुआ है? मेटाफिजिकल पोएट्री। ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, जॉन डॉन वाज बोर्न इन डैश डैश डैश। जॉन डॉन का जन्म कहाँ पर हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, जॉन डॉन वाज बोर्न इन अ डैश 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 फैमिली। किस परिवार में उनका जन्म हुआ था? रोमन कैथोलिक फैमिली। ऑप्शन नंबर सी। और जब जन्म हुआ था क्या किया जा रहा था? इनके धर्म का विरोध किया जा रहा था, यानी कि एंटी कैथोलिक, याद रखिएगा। बताइए, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर, किस लिए जाने जाते हैं? किस लिए जाने जाते हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइए, जॉन डॉन हैड टू लीव डैश डैश विदाउट अ डिग्री। बताइए, बिना डिग्री लिए जॉन डॉन को कहां से निकाल दिया गया? किसको छोड़ना पड़ा? बताइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ढूंढिए, इधर कहीं पे दिखाई दे रहा है? कहां पर? ऑप्शन नंबर बी, दिखाई दे रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर, देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, बतिया क्या है सर? ठीक है, अगला बताइए, जॉन डॉन लेफ्ट द यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज। किस कारण से उनको यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा? अपने धर्म के कारण। तो धर्म क्या होता है सर? तो रिलीजन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, जॉन डॉन स्टडी डैश 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 आफ्टर लिविंग द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद जॉन डॉन ने किस चीज की पढ़ाई की? ऑप्शन नंबर बी, लॉ एंड रेड थियोलॉजी। याद आ रहा है? ऊपर ही ना आया था? उनकी कविताओं में ज्योग्राफी एंड साइंस देखने को मिलता है। ठीक है, हिस्ट्री की मैंने बात कहीं भी किया था? नहीं ना किया था,
लॉ एंड रेड थियोलॉजी, याद रखिएगा, उन्होंने कानून की पढ़ाई की और थियोलॉजी का मतलब धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। ठीक है, चलिए तनी सोचिए समझिए तब बोलिए ना, तो यहीं टिक मार कर चलिए वो सर। अगला बताइए, जॉन डॉन पार्टिसिपेटेड इन डैश डैश डैश, किस चीज में वो हिस्सा लिए थे? किस चीज में? नौसेना यात्रा में। तो ऑप्शन नंबर डी, 2 एक्सपेडिशंस टू अमेरिका, ना सॉरी, ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। देखिए 2 नेवल एक्सपेडिशंस, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौसेना में भाग लिया था। याद रखिए कई बार? 2 बार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, जॉन डॉन बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ अ डैश डैश डैश, किसका सेक्रेटरी बने थे? तो पावरफुल नोबेल, एक रईस व्यक्ति के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, इन डैश 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 जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, कब पादरी बने थे? 1615। कब? 1615 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश 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 ऑफ हिज टाइम, अपने समय के वो महान क्या बन गए थे? प्रीचर्स बन गए थे। याद रखिए, प्रीचर्स का मतलब उपदेशक बन गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन ब्रोक अवे फ्रॉम द डैश 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 ट्रेडिशन इन पोएट्री, किनके ट्रेडिशन को उन्होंने तोड़ दिया? पेट्रार्चन। याद आ रहा है? पेट्रार्चन का ट्रेडिशन को तोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइए, जॉन डॉन वाज बोर्न इनटू अ प्रॉस्पेरस डैश 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 फैमिली, किस परिवार में उनका जन्म हुआ था? रोमन कैथोलिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, एट द टाइम, यानी कि जब उनका जन्म हुआ, इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली या स्ट्रेंचली डैश डैश डैश, क्या था? एंटी कैथोलिक। एंटी कैथोलिक वेयर? ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, जॉन डॉन बिकम अ प्रीस्ट इन द, यानी पुजारी बने थे, यानी पादरी बने थे, किसकी, कहाँ के? बताइए। एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है बताइए, जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एट द एज ऑफ, कितने साल में? 42 साल की उम्र में उन्होंने ऑर्डिनेशन ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताइए, डॉन्स लव पोएट्री इज नोन फॉर इट्स डैश 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 टोन, कौन टोन के लिए जाना है? तो कोलिक्वल टोन। कौन सा टोन? कोलिक्वल। याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल एंड कोलिक्वल टोन। ऑप्शन नंबर, यानी बौद्धिक और आम बोलचाल की भाषा के लिए। अगला देखिएगा, जॉन डॉन्स पोएम्स यूज आइडियाज फ्रॉम डैश 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 एंड ज्योग्राफी, डैश एंड ज्योग्राफी, साइंस एंड ज्योग्राफी। याद आ रहा है? साइंस एंड ज्योग्राफी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉन्स पोएट्री कॉम्बाइंस पैशन विथ डैश डैश टीजिंग, बताइए। याद आया? वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉन इज वेल नोन फॉर डैश डैश डैश, किसके लिए जाने जाते हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एलिगीज, सरमन्स, सबके लिए जाने जाते हैं। ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद आ रहा है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, गीत और गीत माने गीत के लिए जाने जाते हैं। सटायर्स एंड द एलिगीज, व्यंग और शोक गीत के लिए जाने जाते हैं। और उपदेश के लिए जाने जाते हैं। कौन? जॉन डॉन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, डॉन्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश डैश डैश, उनकी जो कविता है वो किस, उनकी कविता का क्या विशेषता है? बताइए तो, बताइए। याद आ रहा है? जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स एंड म्यूजिकल इमेजेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार पढ़िएगा ना केवल आप ऑप्शंस, तो आपको पता चलेगा इसका यही ऑप्शन हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था। आगे देखिएगा, इसलिए बाबू किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे लिखा गया, डॉन ऑल्सो रोट डैश डैश डैश, जॉन डॉन क्या क्या लिखते हैं? बताइए तो। कहीं भी नोवेल की बात हुआ था? ड्रामा, एपिक्स नहीं ना हुआ था? सरमन्स का बात हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपदेश ये लिखते हैं, बोलते हैं। आगे देखिएगा, तो ये था पूरा का पूरा जॉन डॉन के बारे में और उन्हीं के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं कविता पढ़ाने वाला हूं, तो कविता पढ़ाने से पहले ध्यान से सुनिएगा। शुरू में आया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, GOE, गोए लिखा है? नहीं सर, गो लिखा है। ओल्ड इंग्लिश का GOE है, अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया है? गो हो गया है, GO हो गया है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स मिलेंगे जहां पर आपको परेशान कर सकते हैं कि लई कहां से। देखिए कुछ वर्ड समझ में आ जाएंगे, भले ओल्ड इंग्लिश से क्यों ना हो, वो समझ में आ जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन कुछ वर्ड हैं जो आपको दिक्कत कर सकते हैं, तो एक दिन देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं जो मिलेंगे हमको कविता में,
उसको पहले ही समझ लेते हैं किसका मतलब क्या होने वाला है। जो GOE है इसका मतलब गो, MEE आएगा तो MEE का मतलब मी, HATH, हाँ ये याद रखिएगा। ये और भी आगे कविता में आपको देखने को मिलेंगे, आगे जो हमें कविताएं पढ़ना है। HATH हैथ क्या होगा, हैज। HEE ही माने ही, WEE क्या, वी। THEE इसका मतलब याद रखिएगा, THEE का मतलब क्या होगा, यू, जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म के रूप में आएगा। और THOU दाऊ, दाऊ का मतलब क्या आएगा, यू, जो किसके फॉर्म में आएगा, सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, याद रहेगा। और यहाँ पे वो लिखा गया है वीपेस्ट, क्या लिखा गया है, वीपेस्ट, इसका मतलब हुआ यू वीप, यानी तुम रोते हो या फिर रो रहे हो, वीपिंग। ठीक है, ये आपको मदद करेगा जब कविता पढ़ेंगे तब आसान बनाने में। तो चलिए कविता पढ़ लिया जाए। चलिए, तो ये तो हम लोग पूरा पढ़ लिए, उधर नोट्स के माध्यम से पूरा जो कि लिखना भी है, याद भी करना है। अब चलिए शुरू करते हैं कविता, ध्यान से देखिएगा सर। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आइए पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरी प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐ मेरी प्रियतमा, ऐ मेरी जान मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आगे देखिएगा लिखा गया है, फॉर वियरीनेस ऑफ दी, सुनिएगा ध्यान सर, फॉर वियरीनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। सुनिएगा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि माने वो उनसे बोल रहे हैं, अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि ऐ मेरी प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और सुनो, मैं अगर जा भी रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, ना ना ना, और ना ही मैं इस आस में जा रहा हूं कि इस दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर, तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाली मिल गई है, ना ना, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो। ऐ मेरी प्रियतमा तुम काहे रो रही हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। अगर जा भी रहा हूं तो इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मुझे इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाली कौन मिल गई बिया, ना, इसलिए नहीं जा रहा हूं। यहाँ देखिएगा, सुनिए, और ना ही मैं तुमसे थक गया हूं, इस बात की चिंता मत करो। आगे लिखा गया है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, सुनिएगा, चूंकि मैं एक ना एक दिन मर जाऊंगा, अभी कवि कह रहे हैं कि चूंकि एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा तो इट इज बेस्ट, ये इट इज होगा, क्या होगा, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो क्यों ना मैं इस मरने को थोड़ा मजाक में ले लूं। मजाक में ले लूं कहने का मतलब ये हुआ कि बताओ अभी हम जिंदा बानी, हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं तो तुम इतना रो रही हो, इतना गा रही हो, इतना परेशान हो, आज जब मैं अचानक से कभी मर जाऊंगा वास्तव में तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम भी मर जाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि एक ना एक दिन मुझे मर जाना है तो क्यों ना इस मरने को थोड़े समय के लिए मैं मजाक में ले लूं, मजाक में ले लूं, यानी कि मैं तुमसे थोड़ा दिन के लिए क्या हो जाऊं, जुदा हो जाऊं। आगे लिखा गया है, दस बाई फाइंड डेथ टू डाई, इसका मतलब हुआ मॉक डेथ। मॉक डेथ का मतलब पता है क्या हुआ, मरने का स्वांग रचना, यानी कि मरने का नाटक करना, नौटंकी करना। इन देखिए सर, जो कवि हैं, जो जॉन डॉन हैं, उनकी जो पत्नी है एना मोर, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और कभी भी वो एक दूसरे से जुदा नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जॉन डॉन कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे होंगे, ठीक है, तो उनकी पत्नी रो रही है, कहाँ जाता नहीं, यानी कि रो रही है, परेशान है। तो वही उनको समझा रहे हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, और मैं अगर जा भी रहा हूँ तो इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ, सुनिए, और नहीं इसलिए जा रहा हूँ कि तारा से बेहतर हमारा कोनो मिल गई भी है ना। ये कहो अपना दिमाग में मत लेकर मत ही है, ये मत सोचिए। आगे देखिएगा, आगे कह रहे हैं क्या कि चूंकि एक ना एक दिन मुझे मर जाना है, मैं जानता हूं कि मैं मर जाऊंगा, तो जब मैं वास्तव में मर जाऊंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए क्यों ना मरने का मैं एक मजाक करूं, नाटक करूं, कुछ समय के लिए मैं तुमसे थोड़ा देर के लिए दूर हो जाऊं, तुम समझना कि मैंने एक तरह से मौक डेथ, यानी कि मैं मर गया हूं, वास्तव में मरा नहीं ना हूं, तो इस तरह से तुमको मुझसे अलग रहने का क्या हो जाएगा, आदत लग जाएगा। ठीक है सर, जो भी है आगे देखिएगा। अब यहाँ पे तुलना करेंगे, क्या तुलना करेंगे, यस्टर नाइट, अरे पिछले रात, कल, द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, पिछले रात तुमने देखा सूरज डूब गया, यानी कि सूरज क्या होगा सर, चला गया था, लेकिन फिर आज सुबह देखो क्या हुआ, आ गया, निकल आया। आगे देखिएगा, कह रहे हैं क्या, ही हैज, हैथ, याद आया, ओल्ड इंग्लिश मैंने अभी बताया था, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, अरे उसके पास तो कोई इच्छा नहीं है, ना ही सूरज को कोई बुद्धि है, नॉर हाफ सो शॉर्ट वे,
और ना ही उस छोटे से रास्ते में उसका कोई साथी। वाह भाई वाह, सूरज का तो कोई साथी भी नहीं है, लेकिन देखती हो रोज सवेरे निकलते हैं, दिन भर घूम के डूबते हैं, फिर सवेरे टाइम से निकल आते हैं। मेरे पास तो तुम हो, मेरे पास तुम हो। कौन है वो? प्रीतमा एनमोर, उनकी वाइफ सुनिएगा, वही कह रहे हैं क्या, अरे सूरज को तुमने देखा, कल डूब गया था शाम को, आज फिर सुबह निकल आया। अरे उसके पास तो ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई बुद्धि है, और ना ही इस छोटे से सफर में उसका कोई साथी है। आगे देखिएगा, देन फियर नॉट मी, और तुम मेरे लिए डर रही हो, तो मेरे लिए तुम मत डरो, मेरे लिए तुम चिंता मत करो, बट बिलीव, विश्वास करो, दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एक्सप्लोर्स देन ही। इसका मतलब समझिए सर, आसान भाषा में समझा रहे हैं, कह रहे हैं बल्कि तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मैं तो सूरज से भी जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सूरज के पास कोई नहीं है, सूरज के पास कोई साथी नहीं है, कोई उनकी वाइफ नहीं है। मैंने कहने का मतलब है मेरे पास तो तुम हो, तो मैं पंख लगाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, सूरज से भी तेज गति में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। आगे देखिएगा, करे ओह अब नहीं मान, कहते ना हम ना जाए थे प्रभु के, हम ना जाए थे, हमरा के छोड़ के मत जाए। तो अब अभी जतनी और अब मान लो, अब कहूँ नहीं मान तो समझाओ जाए उनका के, तब जॉन देखिए समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ओह ये हमरा के जिए ना ना एंगा ना एंगा नहीं समझा रहे हैं सर। है देखे, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, जो आदमी की शक्ति है कितनी कमजोर होती है। यानी आदमी कितना कमजोर होता है, आदमी माने मर्दाना, सुनिएगा, आदमी कितना कमजोर होता है, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर्स नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। सुनिएगा सर ध्यान से, है जब इंसान का भाग्य अच्छा होता है, जब किसी आदमी का भाग्य अच्छा होता है, तो कैन नॉट एड अनदर आवर, तो क्या अपने जीवन में वो थोड़ा भी समय जोड़ सकता है, भविष्य में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता है सर, ये सभी लोग जानते हैं। वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि वो एक आदमी का, एक इंसान का पावर कितना कमजोर होता है, कितना क्षीण होता है। सुनिएगा ध्यान सर, यदि उसका भाग्य अच्छा हो, कितना हो भी लकी क्यों ना हो, अपने जीवन में वो 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता है, अपने जीवन में वो 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता है, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए समय को वापस ला सकता है। क्या बीते हुए समय को वापस ला सकता है? कभी नहीं ला सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं लेकर आ सकता है। आगे देखिएगा, बट कॉम बैड चांस, लेकिन जैसे ही हमारा भाग्य कभी बाई द वे खराब हो जाता है, सुनिएगा ध्यान से, बाई द वे कभी हमारा भाग्य खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं पता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम उसको अपनी ताकत बना लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, अब उसको लगते हैं एकदम पालने लगते हैं, पोसने लगते हैं, क्यों हमरा हई हो गई, हमरा हई गजन बा, हमरा हई हो गई बा, उस चीज से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसी में और बनते जाते हैं। आगे देखिएगा, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस। यानी कहने का मतलब कितना बढ़िया समझा रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं का कि एक इंसान की शक्ति कितनी कमजोर होती है, अगर उसका भाग्य अच्छा हो तो भी अपने जीवन में वो थोड़ा सा घंटा नहीं जोड़ सकता है, समय नहीं जोड़ सकता है, और ना ही बीते हुए समय को अपने पास ला सकता है। और अगर इंसान का भाग्य खराब हो जाता है ना, तो वो उसी चीज को लेकर के हमेशा उसको पढ़ाते रहता है। यहाँ पे लिखा गया टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इसका मतलब हुआ अब उसके फेर में लग जाता है, अब उसी को बांध लेता है, और वह चीज हमारे ऊपर एडवांस यानी हावी हो जाता है। याद रखिएगा, आप लोग भी कभी नोटिस कीजिएगा सर, ध्यान दीजिए, स्वस्थ हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन बाय द वे कोई हमारे पास समस्या आ जाता है, अब दिन भर हमारा दिमाग उसी पर रहता है, किस पे? समस्या पे ही रहता है कि नहीं रहता है, और वह चीज हमारे लिए हावी हो जाता है। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही तुम मेरे बारे में माने मत सोचो, काहे सोच रही हो, हम तरह खतिया जाए, तरह के छोड़ के जाए तो हम मर जाए, हम नहीं जी पाएंगे। आगे देखिए, सुनिए, when thou माने you, thou माने you, सुनिएगा, when thou sighst not wind but sighst my soul away। ओह वाह, देखो कितना प्रेम करते हैं, कभी कह रहे हैं कि अरे तुम देखो, कोयला का मतलब हवा निकल ला नू, यानी कह रहे हैं कि जब तुम सिसकती हो तो केवल हवा नहीं निकलता है, उसके साथ मेरी आत्मा निकल जाती है। बाप रे बाप, कितना खतरनाक वाला प्यार बा भाई जॉन के। करेंगे देखो, तू सिसका मत, जब तू सिसके लू तो खाली हवा ना निकलेला,
उस सिसकी के संगे हमार का निकल जाला, आत्मा निकल जाला। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि when thou weepest unkindly kind my life's blood डॉट का मतलब डॉट दिखे, सुनिएगा सर ध्यान से, और तुम बेरहम की तरह जब रोती हो, अपनी मेहरारू से कह रहे, भीतर भीतर तो खिसियाते हुए हम जानता नहीं, लेकिन वगैरह का मनाओ के बनू भाई, सुनेगा करेगा, जब तुम रोती हो बेरहम की तरह, तो केवल तुम्हारा ये आंसू नहीं निकलता है, मेरा खून सूख जाता है। बाप रे बाप, यानी कह रहे हैं मैंने कितना उनसे प्रेम करते हैं। कह रहे हैं कि देखो तुम सिसको मत, अन्ना तुम रो, क्योंकि जब तुम सिसकती हो तो मेरा आत्मा निकल जाता है, और तुम जब रोती हो तो मेरा खून सूख जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है सर, याद रखिएगा। सिसकना, मैं सिसकना तो आत्मा निकलना, याद रखिएगा। जब रोते हैं तो आंसू आता है, यानी आंसू माने पानी ब्लड की तरह होता है, तो उस समय ब्लड सूख जाता है, ठीक है। यानी कि सिसकने से किसका संबंध है? आत्मा का, और रोने से ब्लड यानी खून का, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इट कैन नॉट बी, ना ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जैसा कि तुम ही कहती हो कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ए जी हम रउआ से प्यार करी ले, माने प्रेम करी ले, माने उनकर पत्नी भाई मेहरारू हो तो पति से कहबे करी, हम सुनिएगा, हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इफ इन दाइन, सुनिएगा, हाँ, माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। इसका मतलब यह हुआ कि तब तो तुम मेरा जीवन बर्बाद कर रही हो। बताओ, तुम ही कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ठीक है, तुम ही कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम जानती हो कि जब तुम सिसकती हो तो मेरा आत्मा निकल जाता है, जब तुम रोती हो तो मेरा खून सूख जाता है, तो ऐसा करके तुम क्या कर रही हो? मुझे बर्बाद कर रही हो, मुझे बर्बाद कर रही हो। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, सुनिएगा, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइनिंग हार्ट का मतलब होता है पवित्र दिल। क्या होता है? पवित्र दिल। फॉर थिंक मी एनी इल, सुनिएगा सर ध्यान से, यानी कि तुम अपने पवित्र दिल में, जॉन डॉन कह रहे हैं कि तुम अपने पवित्र दिल में मेरे को लेकर के किसी प्रकार की भी बुरा मत सोचो, मत सोचो। क्यों मत सोचो? डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, क्योंकि कभी कभी भाग्य अपना खेल खेलती है, और जो तुम सोच रही हो कहीं वो वाकई में सच ना हो जाए। इसलिए कह रहे हैं जॉन डॉन कि तुम अपने पवित्र दिल में मेरे लिए कोई भी गलत चीज मत सोचो, मत सोचो कि जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे पहले के लोग सर जब छोड़ छाड़ के जाते थे ना घर, तो घर के लोग बड़ा चिंतित होते थे। पहले तो मोबाइल था ना कि समाचार, हेलो हाँ जी कहाँ बानी। अब नु जमाना बदल गया है सर, जैसे ही घर से निकल लें, अभी मोड़ पर ना अपन हाँ कहाँ पहुँच गए, तो मोड़ पर गाड़ी मिल गई तो हर टाइम से खा ले, छन के खबर एकदम पहुँचत रहेला। पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? तो बार तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, इसलिए जब वो जा रहे थे तो बहुत परेशान थी बेचारी। तो ही उनको समझा रही कि देखो तुम अपने दिल में किसी प्रकार के भी बुरा मेरे लिए मत सोचो, क्योंकि कभी कभी भाग्य अपना खेल खेलती है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो सोच रही हो वो क्या हो जाए? सच हो जाए। आगे देखिएगा, बट थिंक दैट वी, सुनिएगा, बट ये सोचो, क्या सोचो? वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड मी। सर सुनिए कितना बढ़िया बात करें, बल्कि ये सोचो कि हम तुमसे जुदा नहीं हुए, हम लोग एक ही बेड पे एक ही बिस्तर पर साथ सोए हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू होने मुंह कोयले बड़ू, हम है मुंह कोयले बने। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बस इतना सोचो कि एक ही बेड पर हम दोनों सोए हुए हैं, तुम्हारा मुंह उधर है हमारा मुंह इधर, यानी कि एक दूसरे से हम लोग अलग बगल माने इधर उधर करके सोए हुए हैं। क्योंकि वैसे व्यक्ति जो एक दूसरे से सच्चे प्यार करते हैं, नेवर पार्टेड भी, कभी भी जुदा नहीं होते हैं। यानी वैसे व्यक्ति जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। पूरा पाठ समझ में आया? एक बार मैं समरी सारांश की तरह मैं बता देता हूँ, एकदम कहानी की तरह सुन लीजिए, लो आपको पूरा का पूरा पाठ फिर से याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि ऐ मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुनिए, यदि मैं जा भी रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं या फिर उब गया हूं, या फिर ना ही इस आस में जा रहा हूं कि मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली कोई मिल गई है। ना, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं। सुनिएगा, क्योंकि एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा, तुम भी जानती हो मैं भी जानता हूं कि मैं एक ना एक दिन मर जाऊंगा। तो अच्छा है कि क्यों ना इस मरने को एक मजाक के रूप में लिया जाए
और कुछ समय के लिए मैं तुमसे क्या हो जाऊं, अलग हो जाऊं, इससे तुमको आदत लग जाएगा मुझसे थोड़ा अलग रहने की। नहीं तो क्या होगा कि जब मर जाऊंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा, तब तो रोते रोते मर जाए। हाँ, इसीलिए मैंने कह रहा है, आगे देखिएगा। अरे देखो, कल शाम को सूरज क्या हुआ था, डूब गया था, चला गया था, और फिर आज सुबह क्या हो गया, चला आया। ध्यान दीजिएगा, चला आया। अरे उसके पास तो कोई इच्छा, कोई बुद्धि भी नहीं है, और ना ही उसके रास्ते में कोई साथी है। मेरे पास तो तुम हो, है। तो जरा सोचो, मैं सूरज से भी तेज गति में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। किनके पास आ जाऊंगा? अपने मेहरारू के पास आ जाऊंगा। ही कभी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सुनिएगा। अब उसके बाद समझा रहा हूं, नहीं मत कर, ना जाए तो हम, तो उसको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे? सुनो, इंसान की शक्ति कितनी कमजोर होती है, इंसान कितना कमजोर होता है भाई। यदि उसका भाग्य अच्छा भी हो, कितना हो भी लकी क्यों ना हो, वो अपने जीवन में कभी भी 1 घंटा भी समय नहीं जोड़ सकता है, और ना ही बीते हुए समय में वो वापस जा सकता है। लेकिन जैसे ही इंसान का भाग्य खराब होता है ना, तो उस चीज को, जिसके वजह से उसका भाग्य खराब हुआ है, उस चीज को लगता है वो एकदम पालने पोसने लगता है, और वह चीज उस पर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। आगे देखिएगा, फिर कह रहे हैं कि देखो देखो, ये हमरा ठीक ना लगेला, सिसके लगलू, रोए लगलू। तो कह रहे हैं कि जब तुम सिसकती हो तो लो मत सिसको लो, बने कह रो तर लो। वाह, सुनिए, कह रहे हैं कि जब तुम सिसकती हो तो मेरा क्या, आत्मा निकल जाता है, और जब तुम रोती हो तो मेरा खून सूख जाता है, ब्लड सूख जाता है। और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम ही कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तब तो तुम ऐसा करके क्या कर रही हो, मुझे बर्बाद कर रही हो, मेरा जीवन बर्बाद कर रही हो, क्षय कर रही हो। बात सही है भाई। देखो, वो जानती है कि जब वो सिसके ले तो हमारा आत्मा निकल जाला, जब वो रोए ले तो हमारा खून सूख जाला। यही पे कहले प्यार करती, तेकर मतलब वो हमारा बर्बाद नहीं करती है। वही हमें समझा रहे हैं। ना सुनो सुनो है, अब आए कर रहे हैं क्या कि तुम अपने पवित्र दिल में मेरे लिए किसी प्रकार का भी बुरा मत सोचो, क्योंकि कभी कभी भाग्य क्या होता है सर, अपना खेल खेलती है, और जो सोचा जाता है वो क्या होता है, सच हो जाता है, सत्य हो जाता है। इसलिए किसी प्रकार की भी बुराई मेरे लिए तुम अपने मन में, अपने दिल में मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि हम दोनों एक ही बेड पे एक साथ सोए हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू हो मैं सुतल बारू, हम है मैं सुतल बने, मैंने हैंगा अब हैंगा, पिठिया सामने सामने बा, पिठिया। सुनिए, याद रहेगा। आए करें कि वैसे व्यक्ति जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, कभी भी जुदा नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से पाठ पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। बस 2 से 3 मिनट 5 मिनट में अब पूरा पाठ से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। उसमें PYQ भी शामिल है, हर एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखना तो लोग धाए धाए बताएगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिए PYQ मतलब क्या होता है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले साल में जितना पूछा गया है इस चैप्टर से वो सभी क्वेश्चन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं। बताइए, जॉन स्टडीड लॉ एंड रेड कौन सी, थियोलॉजी। कौन सी, थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। बताइए, जॉन डॉन इज अ डैश डैश पोएट। ऑप्शन नंबर बी है। बताइए, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक इज फ्रॉम डैश डैश। यानी किस कविता से ये लाइन लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन नंबर ए। यानी किस कविता का ये लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। बताइए, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश डैश इज सर्टेन। जॉन डॉन किसको कहते हैं कि एकदम निश्चित है, मैं एक ना एक दिन क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, अर्थात डेथ इज सर्टेन, मृत्यु क्या है, निश्चित है। अगला बताइए, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन नंबर डी से लिया गया है। अगला बताइए, जॉन डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द डैश डैश डैश। किससे तुलना करते हैं, बात तेज बोलो लो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बाबू, एग्जाम में देखना, SUN माने क्या होला, सूरज, आ SUN माने क्या होला, बेटा। हॉइट टिक करके मत चलिए, हेलो, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला बताइए, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। यानी कौन ग्लैडली डेथ को एक्सेप्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन के हिसाब चलेगा। एक लेसन और है सर, रूपर्ट ब्रूक वाला, द सोल्जर। उसमें भी अगर एक क्वेश्चन आए तो रूपर्ट ब्रूक भी हो जाएगा, क्योंकि वो भी कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए मृत्यु को क्या करूंगा, हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। तो खैर इसमें ऑप्शन के हिसाब से जॉन डॉन होगा, क्या होगा, जॉन डॉन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है बहु प्रैक्टिस सेट। इस चैप्टर से कवि के बारे में भी है और पाठ से भी है। ठीक है, धाए धाए बताइए, ठाए ठाए ठीक करते हैं। हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। कौन,
जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर सी। हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन नंबर, हाँ जॉन डॉन के पाठ है तो जॉन डॉन के टिक कर दलो, इनमें क्या करे के बा, बुझाओ चाहे ना बुझाओ। चलिए अगला बताइए, जॉन डॉन इज अ डैश डैश पोएट, ऑप्शन नंबर बी, बी बी बी। है बताइए, जॉन डॉन वाज बोर्न इन, कब जन्म हुआ, 1572, ऑप्शन नंबर सी। जॉन डॉन वाज डाइड इन, कब मृत्यु, 1631, ऑप्शन नंबर बी। जॉन डॉन बिलोंग टू व्हिच रिलीजियस फैमिली, ऑप्शन नंबर सी, रोमन कैथोलिक फैमिली, ऑप्शन नंबर सी। तो खूब चिल्लाता रहा सर। है बताइए, जॉन डॉन वाज बोर्न इन व्हिच सिटी, लंदन, लंदन सिटी शहर की बात किया है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाई वाज जॉन डॉन फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, किसके वजह से इनको बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, ऑप्शन नंबर बी, यानी इनके धर्म की वजह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताइए, जॉन डॉन लॉस्ट हिज जॉब एज सेक्रेटरी बिकॉज ही डैश डैश डैश, बताइए जॉन डॉन इनको जॉब छोड़ना पड़ा सेक्रेटरी बिकॉज ही क्या किए, लुका छुपा के क्या किए थे, सेक्रेटरी मैरिड हिज पैट्रॉन्स नीस, यानी कि जिनके घर काम करते थे संरक्षक के, उन्हीं के भतीजे से क्या कर लिए, शादी कर लिए। कितना खतरनाक आदमी रोले रो जमाना में। आगे देखिए, हम बताइए, एट व्हाट एज डिड जॉन डॉन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, ऑप्शन नंबर सी, 4242। अगला बताइए, इन लव लिरिसिज्म जॉन डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द डैश ट्रेडिशन, पेट्रार्चन ट्रेडिशन, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए, जॉन डॉन इंट्रोड्यूस्ड डैश डैश टोन इन लव लिरिसिज्म, कॉलिक्वल टोन, कौन टोन, कॉलिक्वल टोन। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए, एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टोन, याद आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बताइए, इन लव पोएम्स जॉन डॉन यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ डैश एंड ज्योग्राफी, साइंस एंड ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बताइए, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर एंड द एलिगीज, sermons, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ ऑल डॉन्स पोएटिक क्रिएशंस आर, कौन सी, जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्स मीटर्स, स्ट्रेंथ एंड म्यूजिकल इमेजेस, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, क्या है ये, तो लिरिक है, क्या है, लिरिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक गीत है। अगला बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेसेड टू, वे किनको संबोधित करता है, उनकी पत्नी, वाइफ को करता है, ऑप्शन नंबर डी। माइक टिक मत कर दिए सर, है बताइए, ना ही बहन का ना ही दोस्त के। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स डैश डैश, क्या है, ये क्या है सर, तो इसका तो नहीं याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ सर, कॉन्टिनेंटल ट्रिप है, यानी कि कहीं पे जा रहे हैं, तब उस ओकेजन के लिए वो कविता उन्होंने लिखा है, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, यानी कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Which poetic device is used for son in the poem sweetest love I do not go, बताइएगा। तो son के लिए मेटाफोर, किसको, मेटाफोर का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बताइए, यानी कि किस अलंकार का, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किस अलंकार का, तो मेटाफोर। ठीक है, अगला बताइए, Which type of lover never part way, कैसे लवर कभी जुदा नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सी, ट्रू लवर्स कभी भी जुदा नहीं होते हैं। अगला बताइए, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, कौन कौन सी चीजें सूरज के पास नहीं है, बताइए, सेंस एंड डिजायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना ही कोई इच्छा, ना ही बुद्धि है और ना ही कोई इच्छा है। अगला बताइए, व्हाट डज हाइपरबोले मेनली डील विथ, बताइए, इसका होगा, याद रखिएगा, पाठ के अनुसार मैं आपको बता देता हूं, एक्सुगरेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताइए, हु कांट एड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल, बताइए, कौन है जब बेहतर भाग्य होता है तब भी अपने जीवन में समय नहीं जोड़ता है, तो आदमी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ बताइए, द सन हैज नो हाफ बट द डैश डैश, सन के पास कोई साथी नहीं है,
लेकिन किसके पास है? कवि के पास है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोएट। अगला बताइए, द स्पीकर्स ब्लड डीके व्हेन द बिलोव्ड डैश डैश डैश। ब्लड डीके, ब्लड खून की बात हुई है, तो सिसकना या रोना? सिसकना या रोना? रोना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल है। बताइए, द स्पीकर सोल गो अवे, यानी आत्मा निकल जाता है, तो किससे संबंधित है? सिसकना, यानी कि साइज। ऑप्शन नंबर ए है। बताइए, हु इज द बिलोव्ड इन द पोएम। बिलोव्ड का नाम क्या है? मेहरुआ का नाम क्या रहे? एनामोर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर, किस लिए जाने जाते हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए, whom does John Donne loves so intensely that he wants to come back soon। बताइए, वो किन से ज्यादा प्यार करते हैं कि तुरंत आने की बात करते हैं? किन से? वाइफ। ऑप्शन नंबर सी। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग, वो सूरज को डूबते हुए कब देखते हैं? यस्टर नाइट। ऑप्शन नंबर डी, किताब में यस्टर नाइट आया है ना। अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन मेंस पावर इज वेरी फीबल, मेंस पावर इज वेरी फीबल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए, अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन डैश डैश इज सर्टेन। ये एक बार और आया था, डेथ इज सर्टेन, क्या निश्चित है? मृत्यु, डेथ। ऑप्शन नंबर सी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हाईलाइट्स दैट अ लविंग पेयर शुड बिलीव ऑन। बताइए, ईच अदर, वन अनदर, बोथ ए और बी की नॉन ऑफ दीज। किताब में ईच अदर का बात हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। भले मीनिंग सेम हो, लेकिन किताब में किसकी बात हुआ है? ईच अदर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला बताइए, द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, एसी। सबसे लास्ट बताइए, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया? पूरा जॉन डॉन के बारे में, और जॉन डॉन के बारे में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद से हमने क्या क्लियर किया? पूरा का पूरा पाठ हम लोग खूब बढ़िया से, खूब अच्छा से समझ गए, एकदम कहानी की तरह याद हो गया ना जी? हाँ ठीक है। उसके बाद से पूरा पाठ के संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव से PYQ सब हम लोगों ने कर लिया। अगले क्लास में हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सब करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद।